इन टॉप एजेंटों का उसे इस तरह चीप मान लेना बहुत बड़ी बात थी, वरना ब्लैक जैक जानता था कि इन जैसे एजेंट आसानी से किसी के सामने झुकना गवारा नहीं करते थे। क्या तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा गया है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद संगी ने ब्लैक जैक से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, ब्लैक जैक ने कहा। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे, और वो इमरान, उसका क्या हुआ? थ्रेसिया ने पूछा। घोस्ट के लिए कहीं भी पहुंचना नामुमकिन नहीं है। घोस्ट नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानता है। तुम इमरान की फिक्र मत करो, इमरान के दिन अब गिने जा चुके हैं। बहुत जल्द उसकी लाश मेरे कदमों में होगी, ब्लैक जैक ने कहा। इससे पहले कि वो मजीद बात करता, उसे बाहर से किसी कार का हॉर्न सुनाई दिया। तुम तीनों थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। और फिर उसने उनका जवाब सुनने बगैर न सिर्फ स्पीकर ऑफ कर दिया, बल्कि स्क्रीन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे भी ऑफ कर दिया। फिर उसने दूसरी मशीन को ऑन करके बाहर देखा तो गेट के पास एक कार खड़ी थी। कार में दो नौजवान बैठे थे। ब्लैक जैक ने मशीन का बटन ऑन करके उनके लिए भी गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खुला, कार अंदर आ गई और पोर्च में खड़ी 3 कारों के पीछे रुक गई। कार में से पहले एक नौजवान निकला, फिर दूसरा नौजवान कार का दरवाजा खोलकर बाहर आने ही लगा था कि ब्लैक जैक का हाथ उस बटन पर पहुंच गया जिससे वो आने वाले मेंबरान पर रेस पहनकर उन्हें बेहोश करता रहा था। जैसे ही दूसरा नौजवान कार से बाहर आया, ब्लैक जैक ने बटन प्रेस कर दिया। तेज धमाका सा हुआ और उन दोनों पर तेज रोशनी सी पड़ी। वो गिरने ही लगे थे कि अचानक कंट्रोल रूम में तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। सायरन की आवाज सुनकर ब्लैक जैक बुरी तरह से उछल पड़ा। उसी लम्हे स्क्रीन पर खतरे के अल्फाज उभर आए। ओ, इनके पास ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से खतरे का अलार्म बज उठा है, ब्लैक जैक ने परेशानी के आलम में कहा। फिर वो तेजी से उठकर बाहर निकला और भागता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां खबर और चौहान बेहोश पड़े थे। एक नौजवान के हाथ में एक सिल्वर कैन था जिसने बेहोश होकर गिरने के बावजूद उसे दाएं हाथ में पकड़ रखा था। सिल्वर कैन को देखकर ब्लैक जैक एक बार फिर उछल पड़ा। उसने आगे बढ़कर नौजवान के हाथ से कैन पकड़ा और फिर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात फैलते चले गए। डीएस सिलेंडर, ओ माय गॉड, ये दोनों यहाँ कीमियाई ब्लास्टर लाए हैं, मगर क्यों? ब्लैक जैक ने परेशानी के आलम में कहा। उस कीमियाई सिलेंडर को देखकर वो हकीकतन खौफजदा हो गया था, जैसे आने वाले नौजवान उसकी हकीकत से वाकिफ हों और वो सिलेंडर को उसकी हलाकत के लिए लाए हों। ब्लैक जैक पर चाहे दुनिया का कोई असला असर न करता हो, मगर वो जानता था कि कीमियाई बम के सामने उसका नाकाबिल तस्कीर जिस्म परका की हैसियत भी नहीं रखता था। क्या बात है, तुम कुछ उलझे हुए दिखाई दे रहे हो, खावर ने चौहान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। वो दोनों कार में बैठे मुख्तलिफ सड़कों पर घूम रहे थे। रेस्टोरेंट से निकलकर चौहान जब वापस गया था तो खावर वहां पहुंच चुका था और कार के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। खावर के पूछने पर उसने बताया था कि वो खाना खाने के लिए गया था, जिस पर खावर ने कोई तारुज नहीं किया था। फिर खावर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जबकि चौहान साइड वाली सीट पर बैठ गया। वो काफी देर से सड़कों पर घूमते फिर रहे थे। इस दौरान चौहान बिल्कुल खामोश था। खावर गौर से चौहान को देख रहा था। फिर उसे रहा न गया तो वो चौहान से पूछ बैठा, ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चौहान ने सर चटक कर कहा, कोई बात तो जरूर है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है जैसे तुम किसी उलझन में मुब्तला हो, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। चौहान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर उसने जेब से कैन निकाल लिया। इसे पहचानते हो? चौहान ने कैन खावर को दिखाते हुए कहा। डीएस सिलेंडर। ओ, ये सिलेंडर तुम्हें कहाँ से मिला? खावर ने चौहान के हाथ में कैन देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उसने कार फौरन सड़क की साइड पर करके रोक ली। डीएस सिलेंडर, चौहान के मुंह से निकला। हाँ, ये डीएस सिलेंडर है, मैं इसे पहचानता हूँ, मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है? खावर ने तेज तेज लहजे में कहा। डीएस सिलेंडर को देखकर उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे। पहले बताओ, डीएस सिलेंडर से तुम्हारी क्या मुराद है और इसे देखकर तुम इस कदर परेशान क्यों हो गए हो? चौहान ने कहा। ये डबल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हार्ड सिलेंडर है, जिन्हें कोड में डीएस सिलेंडर या डीएसएस कहा जाता है। इन सिलेंडरों में तजिए और रिसर्च करने के लिए आमतौर पर कीमियाई अज्जा के मवाद रखे जाते हैं। वो कीमियाई अज्जा जो एटम बम या एटमी मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं। वो मवाद मुख्तलिफ शक्लों में होता है। कुछ बजरी की तरह हार्ड टुकड़े होते हैं, कुछ पाउडर की शक्ल में होता है और कुछ महलूल जैसे। इन कीमियाई अज्जा को कैप्सूल जैसे सील्ड शीशे की ट्यूब में रखा जाता है और फिर इस ट्यूब को इस जैसे डीएस सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है ताकि ट्यूब के टूटने या लीकेज की वजह से मवाद बाहर भी आ जाए तो खतरे का बास न बन सके। इन डीएस सिलेंडरों को निहायत हिफाजत के साथ लेबोरेटरियों में मौजूद मखसूस स्पॉट्स में रखा जाता है। खावर ने तफसील बताते हुए कहा तो चौहान का भी रंग मुतगैर हो गया। ओ, तुम ये सब कैसे जानते हो? चौहान ने पूछा। मैं इमरान साहब के साथ रेड लेबोरेटरी में गया था तो एक साइंसदान इस जैसे सिलेंडर को मोटे दस्ताने पहने निहायत एहतियात से ले जा रहा था। मैंने इमरान साहब से पूछा तो उन्होंने ये सारी तफसील बताई थी। खावर ने कहा। ओ, क्या इस सिलेंडर में भी खतरनाक मवाद हो सकता है? चौहान ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या कह सकता हूँ,
तुमने इसे हिलाया जुलाया तो नहीं था? खबर ने उससे सिलेंडर लेते हुए कहा। मैंने इसे उलट पुलट कर देखा था। क्यों? चौहान ने कहा। ज्यादा हिलाने जुलाने से सिलेंडर में मौजूद शीशे की ट्यूब टूट सकती है। ठहरो, मुझे देखने दो, खबर ने कहा और फिर वो सिलेंडर को एहतियात से पकड़कर घुमाने लगा। नहीं, इसमें मौजूद ट्यूब अभी नहीं टूटी, खबर ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो? चौहान ने कहा। इमरान साहब ने बताया था कि अगर सिलेंडर में ट्यूब टूट गई हो या उसकी लीकेज हो रही हो तो सिलेंडर गर्म हो जाता है और उस पर हल्के से डेंजर के लफ्ज उभर आते हैं, मगर सिलेंडर पर ना तो कोई लफ्ज उभरा है और ना सिलेंडर गर्म है। खबर ने उसे समझाते हुए कहा। क्या तुम्हें सिलेंडर खोलना आता है? चौहान ने पूछा। हाँ, खबर ने कहा। साथ ही उसने सिलेंडर के एक हिस्से पर उंगली पहरी और फिर एक मामूली से उभार को महसूस करके उसने अंगूठा दबाया तो अचानक सिलेंडर दरमियान से सरर की आवाज के साथ खुलकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सिलेंडर में छोटे छोटे खाने बने हुए थे और उनमें से एक खाने में कैप्सूल जैसे शीशे की एक ट्यूब थी जिसमें ब्राउन रंग का मैलून भरा हुआ था। ट्यूब पर मार्कर से 0011 लिखा हुआ था। ओ, ये 0011 क्या है? चौहान ने चौंकते हुए कहा। लगता है ये कोई खतरनाक मैलून है, खबर ने कहा और उसने दोनों हिस्सों को प्रेस करके सिलेंडर बंद कर दिया। लेकिन इस कदर खतरनाक मैलून लेबोरेटरी से बाहर कैसे आ गया? खबर ने परेशानी के आलम में कहा तो चौहान ने उसे सारी बात बता दी। डॉक्टर हाशिम। ओ, तुमने डॉक्टर हाशिम का नाम लिया है ना? खबर ने और ज्यादा चौंकते हुए कहा। हाँ, क्यों? चौहान ने कहा। डॉक्टर हाशिम 93 लेबोरेटरी में काम करता है और वो लेबोरेटरियों को सप्लाई करने वाले केमिकल्स का कंट्रोलर है। इस किस्म के सैंपल भी उसी के पास होते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर हाशिम ने ये सैंपल उन मुजरिमों को देना था। उसने गलतफहमी की वजह से इसके बारे में तुम्हें बता दिया। ऐसा वाजिद हुसैन के नाम और पिंक रोज की वजह से हुआ है, खबर ने कहा। हाँ, क्या तुम डॉक्टर हाशिम को जानते हो? चौहान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। हाँ, मैं इमरान साहब के साथ 93 लेबोरेटरी में गया था जिसका कोड नाम रेड लेबोरेटरी है, खबर ने कहा। ओ, तो फिर हमें ये बातें चीफ को या फिर इमरान साहब को बता देनी चाहिए। डॉक्टर हाशिम ने उन मुजरिमों को ये सैंपल न मिलने पर और सैंपल सप्लाई कर दिया तो चौहान ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, मैं कार चलाता हूँ, तुम इमरान साहब से राब्ता करो, खबर ने कहा और उसने सिलेंडर को कार के डैशबोर्ड में रखकर उसके इर्द गिर्द कागज लगा दिए ताकि कार चलने की वजह से सिलेंडर को धचके न लगे। जबकि चौहान इमरान को कॉल करने में मसरूफ हो गया। यस, अली इमरान स्पीकिंग, ओवर। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। चौहान बोल रहा हूँ, ओवर। चौहान ने कहा। अगर अपने नाम के आखिर से नून हटा दो तो तुम्हारा नाम बेहद खूबसूरत बन जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की मखसूस आवाज सुनाई दी तो उसकी बात सुनकर उन दोनों के होठों पर मुस्कुराहटें आ गई। अगर मैं चूहा बन गया तो मेरे पीछे बेशुमार बिल्लियां पड़ जाएंगी और उन बिल्लियों में से किसी एक ने भी मुझे दबोच लिया तो सीक्रेट सर्विस का एक मेंबर कम हो जाएगा, ओवर। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक लफ्ज हटाने से अगर बिल्लियों के पीछे पड़ने का एहतमाल होता हो तो मैं अब तक अपने नाम के हर हर्फ हटा देता सिवाय एन के, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने हंसते हुए कहा। क्यों? एन के रहने से क्या होता है, ओवर। चौहान ने भी जवाबन हंसते हुए कहा। अरे, एन ही में तो जिंदगी के तमाम रमूज पोशीदा है, तुम इतना भी नहीं समझते, ओवर। इमरान ने कहा। जिंदगी के रमूज मैं नहीं समझा, ओवर। चौहान ने हैरान होते हुए कहा। घामड़ हो इसीलिए नहीं समझ सके, एन से ही इश्क होता है और एन से ही आशिक बनता है, ओवर। इमरान की आवाज सुनाई थी तो चौहान के साथ साथ खावर भी बेख्तियार हंस पड़ा। अरे, तुम्हारे साथ सूरज महाराज भी मौजूद हैं, ओवर। इमरान ने कहा। सूरज महाराज नहीं, मेरे साथ खावर है, ओवर। चौहान ने कहा। जानता हूँ, खावर के लघवी मायने सूरज के ही होते हैं, ओवर। इमरान ने कहा तो चौहान के साथ साथ खावर फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, ओवर। चौहान ने कहा। अगर पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है और बात करने से कम हो सकता है तो जरूर करो, ओवर। इमरान ने कहा तो चौहान ने इमरान को डीएस सिलेंडर की सारी तफसील बता दी। ओ, कहाँ है वो सिलेंडर, ओवर। इमरान ने कहा। खावर ने उसे कार के डैशबोर्ड में रख दिया है, ओवर। चौहान ने कहा। तुम दोनों उस सिलेंडर को दानिश मंजिल पहुंचा दो अभी फौरन, ओवर। इमरान ने कहा। ओ, क्या 0011 कोई खतरनाक महलूल है, ओवर। चौहान ने बौखलाकर कहा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, ये जान लो अगर वो ट्यूब फट गई तो उसमें मौजूद 0011 की जरासीम एक लम्हे में हवा में मिलकर बहल जाएंगे और सैकड़ों इंसान एक लम्हे में हलाक हो जाएंगे, ओवर। इमरान ने कहा। ओ, अगर ऐसी बात है तो हम उसे डैशबोर्ड में नहीं रखते, मैं उसे हिलने चुलने से बचाने के लिए हाथों में पकड़ लेता हूँ, ओवर। चौहान ने कहा। हाँ, यही बेहतर है, ओवर। इमरान ने कहा। मैं ऐसा ही करता हूँ, चौहान ने कहा और उसने दूसरी तरफ से इमरान के ओके और ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उन दोनों के चेहरे सुते हुए थे
चौहान ने डैशबोर्ड खोलकर उसमें से सिलेंडर निकाला और उसे दोनों हाथों में इस अंदाज में पकड़ लिया जैसे उसके फटपड़ने का खदशा हो। उसी लम्हे उसकी कलाई पर जरबे लगने लगी। चौहान ने चौंक कर देखा, वॉइस ट्रांसमीटर पर 2 का हिंसा चमक रहा था। मिस जूलिया की कॉल है, चौहान ने कहा। यस, चौहान स्पीकिंग, ओवर। चौहान ने कहा, जूलिया बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो, ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। मिस जूलिया, मैं और खावर दानिश मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ओवर। चौहान ने कहा, दानिश मंजिल बाद में चले जाना, पहले तुम दोनों राना हाउस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, ओवर। जूलिया की आवाज सुनाई दी। राना हाउस, लेकिन मिस जूलिया। चौहान ने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से जूलिया ने राब्ता खत्म कर दिया। ये क्या हुआ, मिस जूलिया ने राब्ता क्यों खत्म कर दिया है? खावर ने हैरान होकर कहा, मालूम नहीं। मिस जूलिया के लहजे में परेशानी थी। चौहान ने कहा, क्या कहते हो, पहले सिलेंडर पहुंचाने दानिश मंजिल जाए या राना हाउस जाकर मिस जूलिया की बात सुन ले। अगली सड़क राना हाउस की तरफ मुड़ती है और हमें राना हाउस से गुजरकर ही आगे जाना है, खावर ने कहा। मेरा ख्याल है हमें मिस जूलिया की बात सुन लेनी चाहिए, हम उसे सूरत हाल बता देंगे तो वो हमें नहीं रोकेगी, चौहान ने कहा। तो खावर ने इस बात में सर हिला दिया। खावर ने एक मोड़ आते ही कार मोड़ी और चंद ही लम्हों में राना हाउस के गेट के करीब पहुंच गया। उसने गेट के पास पहुंचकर कार का मकसूद अंदाज में हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उसी लम्हे राना हाउस का गेट खुदकार तरीके से खुलता चला गया। मेरा ख्याल है मिस जूलिया अंदर मौजूद है, खावर ने कहा और कार अंदर लेता चला गया। वहाँ 3 कारें पहले ही मौजूद थी। वो उन कारों को पहचानते थे। एक कार जूलिया की थी, एक कार सिद्दीकी की और एक कार नुमानी की थी। खावर ने उन कारों के पीछे अपनी कार रोक दी। उसी लम्हे उकब में गेट बंद हो गया। लगता है हमारे सब साथी यही मौजूद हैं, खावर ने कहा तो चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। खावर ने कार का इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल आया। चौहान ने भी दरवाजा खोला और कार से बाहर आ गया। जैसे ही वो कार से बाहर आया, एक साथ 2 बातें वकूपजीर हो गई। एक, इमारत में तेज और कड़क सायरन जैसी आवाज गूंजी और उसके साथ ही तेज रोशनी सी चमकी और खावर और चौहान को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों से यकलत किसी ने जान निकाल ली हो। उनके जहनों पर तारीकी छा गई थी और वो खाली होते हुए रेत के बोरों की तरह गिरते चले गए। इमरान ने रास्ते में ही चौहान की कॉल रिसीव की थी। डॉक्टर हाशिम और 0011 का सुनकर वो परेशान हो गया था। उसने चौहान को कहा कि वो सिलेंडर को फौरन दानिश मंजिल पहुंचा दे। इमरान ने कार रोककर सफदर को कॉल की और उसे एक कमर्शियल प्लाजा के करीब पहुंचने का कहा। फिर उसने दूसरे मेंबरान को कॉल करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कोई उसकी कॉल अटेंड न कर रहा था। क्या मतलब, ये सब के सब कहाँ गायब हो गए हैं? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। फिर उसने तनवीर से राब्ता किया तो इस बार उसका राब्ता मिल गया। इमरान ने उसे भी उसी कमर्शियल प्लाजा के पास बुला लिया जहाँ उसने सफदर को बुलाया था। उसने दोनों को इमरजेंसी तौर पर वहाँ पहुँचने की हिदायत दी थी। पहले मुझे उस शख्स को देखना होगा जो डॉक्टर हाशिम से 0011 हासिल करना चाहता था, इमरान ने होठ भींचते हुए कहा। उसे अंदाजा हो रहा था कि व्हाइट पैलेस की तस्वीर यकीनन उसी शख्स के पास होगी और इमरान का उससे मिलना बेहद जरूरी था, क्योंकि इमरान को कंफर्म हो गया था कि वो तस्वीर इसराइली खलाई सैयारे से उतारी गई है, जिसका मतलब था कि उस शख्स और उसके साथियों का ताल्लुक लामाला इसराइली एजेंटों से था। इमरान फौरन उस कमर्शियल प्लाजा के पास पहुंच गया जहां उसने सफदर और तनवीर को बुलाया था। इमरान ने सड़क की साइड पर कार खड़ी की और कार से उतरकर एक पब्लिक फोन बूथ में घुसता चला गया। उसने सबसे पहले ब्लैक जीरो को खावर और चौहान के बारे में बताया कि वो उसके पास एक डीएस सिलेंडर ला रहे हैं, वो सिलेंडर को अपनी हिफाजत में ले ले। फिर उसने फोन बंद करके दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डायमंड क्लब। राब्ता मिलते ही एक भारी आवाज सुनाई थी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, ब्लैक पैंथर से बात कराओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ, एक मिनट, मैं बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। यस, ब्लैक पैंथर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद इमरान को कैप्टन हमजा की आवाज सुनाई थी। कैप्टन हमजा, क्या तुम किसी सिकंदर नामी जराइम पेशा शख्स को जानते हो? इमरान ने कहा। सिकंदर? नहीं बॉस, अगर उसका पूरा नाम या हुलिया बता दे तो शायद उसके बारे में मुझे मालूम हो, कैप्टन हमजा ने कहा। उसका पूरा नाम और हुलिया मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कॉल करता, अहमक, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं अभी मालूम करके आपको कॉल करता हूँ। इमरान का गुस्सेला लहजा सुनकर कैप्टन हमजा ने बौखला कर कहा, रहने दो, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। लगता है ब्लैक जैक और 0011 सचमुच मेरे आसाब पर सवार हो गया है। एक मामूली नाम से कैप्टन हमजा भला किसी शख्स के बारे में कैसे बता सकता है? इमरान ने सर झटकते हुए कहा। उसी लम्हे उसके कार के करीब 2 कारें आकर रुक गई। एक कार में सफदर था और दूसरी में तनवीर। शायद वो रास्ते में इकट्ठे हो गए थे। उनको देखकर इमरान बूथ से निकल आया। खैरियत, आपने हमें बड़ी इमरजेंसी में बुलाया है, सफदर ने कार से निकलकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। तनवीर भी कार से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। क्यों बुलाया है? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी तुम्हें?
तनवीर ने करीब आकर इमरान को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, लो, इमरजेंसी का सुनकर दोनों के ही पेट में मरोड़ा उड़ गया है, अब मैं क्या करूं? इमरान ने कहा, मुझे असल में मिस जूलिया ने कॉल की थी, वो किसी बात से परेशान है, उन्होंने मुझे राना हाउस बुलाया था। सफदर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। मुझे भी जूलिया ने राना हाउस में बुलाया था, मैं उस तरफ जा रहा था कि तुम्हारी कॉल आ गई, अगर तुमने इमरजेंसी का ना कहा होता तो मैं कभी इस तरफ ना आता। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जूलिया राना हाउस में क्या कर रही है? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। फिर वो तेजी से मुड़ा और दोबारा फोन बूथ में घुस गया। उसे इस तरह फोन बूथ में घुसते देखकर सफदर और तनवीर चौंक पड़े थे। इमरान ने फोन बूथ में नसब फोन का रिसीवर उठाया और फोन मशीन में कार्ड डालकर राना हाउस के नंबर प्रेस करने लगा। यस, जोसेफ स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद राब्ता मिला तो जोसेफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। आवाज 100% जोसेफ की थी, मगर उसके बोलने का अंदाज जोसेफ का नहीं था। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ बॉस, आप हुक्म, जोसेफ ने कहा। जोसेफ, कल मैंने तुम्हें जो पार्सल दिया था वो तुमने जूलिया के फ्लैट में पहुंचा दिया है या नहीं? इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं कल ही पार्सल मिस जूलिया को दे आया था, जोसेफ ने जल्दी से कहा। तो इमरान ने होंठ बीच लिए। उसने कुछ कहा तो नहीं था। इमरान ने नॉर्मल अंदाज में कहा, नहीं बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, मैं फिर बात करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तो ब्लैक जैक राना हाउस में मौजूद है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। फिर उसने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। X2। राब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। चीफ, मुझे 93 लेबोरेटरी का नंबर चाहिए, केमिकल सेक्शन के इंचार्ज डॉक्टर हाशिम का नंबर, इमरान ने कहा। वो चूंकि पब्लिक फोन बूथ से कॉल कर रहा था और बूथ के बाहर तनवीर और सफदर भी मौजूद थे, इसलिए उसका लहजा बेहद मुअद्दबाना था। ओके, होल्ड करो, X2 ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने एक नंबर इमरान को बता दिया। इमरान ने क्रेडल दबाया और टोन आने पर X2 के बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। यस, डॉक्टर हाशिम। दूसरी तरफ से डॉक्टर हाशिम की आवाज सुनाई दी। सिकंदर बोल रहा हूँ, इमरान ने अपनी आवाज में भारीपन पैदा करते हुए कहा। उसने चूंकि सिकंदर की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर लहजा बिगाड़कर बात कर रहा था। ओ तुम बार बार फोन करके मुझे क्यों तंग कर रहे हो? दूसरी तरफ से डॉक्टर हाशिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे एसएस मिल गया है, इमरान ने कहा। थैंक गॉड, इसका मतलब है मुझे अब तुम्हें मजीद सैंपल देने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हाशिम ने कहा। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। चलो अब तुम्हें यकीन तो आ गया ना कि मैं सैंपल लाया था, हाशिम ने कहा। हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। पूछो, लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ बदली हुई मालूम हो रही है, डॉक्टर हाशिम ने चौंकते हुए कहा। तेज शराब पीने की वजह से गले में खराश आ गई है, इसलिए तुम्हें आवाज बदली हुई मालूम हो रही है, इमरान ने बात बनाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, क्या पूछना चाहते हो तुम? डॉक्टर हाशिम ने कहा। तुम मुझे कहाँ मिलने आते हो? इमरान ने कहा। मून क्लब में। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर हाशिम ने रवानी में मून क्लब का नाम बताते हुए चौंक कर कहा। कुछ नहीं, अब तुम वहां कभी नहीं जाओगे क्योंकि मैंने क्लब छोड़ दिया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। कहाँ? डॉक्टर हाशिम ने पूछा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बहरहाल अब तुम सब कुछ भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से जवाब सुने बगैर उसने फोन ऑफ कर दिया। उसने एक बार फिर नंबर प्रेस किए। पीए टू सेक्रेटरी वजारत खारजा स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ इमरान बेटे तुम, सर सुल्तान ने कहा। आपको फौरन एक काम करना है, 93 लेबोरेटरी में आप फौरन मिलिट्री एक्शन कराए और केमिकल्स कंट्रोलर डॉक्टर हाशिम और उसके साथ काम करने वाले अफराद को हिरासत में ले ले। याद रहे, मैंने फौरन एक्शन करने को कहा है, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से सर सुल्तान का जवाब सुने बगैर फोन का रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और फोन मशीन से कार्ड निकालकर जेब में डाल लिया और मुंह चलाता हुआ फोन बूथ से बाहर आ गया। अगर तुमने यहाँ आकर फोन नहीं करने थे तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? उसके बाहर आते ही तनवीर झट से बोल पड़ा। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो तुम? मौलवी और गवाह इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। राना हाउस में जूलिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, बाकी बचे इंतजाम भी तो मुकम्मल करने होंगे ना, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा, जबकि तनवीर गुस्सीली नजरों से उसे घूरने लगा। वाकई इमरान साहब, आपने तो फोन करने में खासा वक्त लगा दिया है, असल बात क्या है? सफदर ने जल्दी से कहा। तुम शहनाई बजाने की तैयारी करो, बाकी सारी बातें तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएंगी, इमरान ने कहा। तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। तुम सीधी तरह से बताते हो या हम यहाँ से जाए? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा।
देखो जोरू के भाई को जाने की कितनी जल्दी है। इमरान ने कहा, शट अप, खबरदार जो मेरा नाम लिया। तनवीर ने कुर्रा कर कहा, सफदर गवाह रहना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। इमरान ने फौरन कहा तो तनवीर कटकर रह गया, जबकि सफदर मुस्कुरा रहा था। आप भी इमरान साहब, ना मौका देखते हैं ना महल, और शुरू हो जाते हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार शादी खाना आबाद हो जाने दो, फिर मौका महल देखकर ही बात किया करूंगा। इमरान ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर हंस पड़ा, जबकि तनवीर इमरान को खुशमकी नजरों से घूर रहा था, जैसे उसका बस न चल रहा हो और वो इमरान को शूट कर दे। सफदर, मेरा ख्याल है हम यहाँ फिजूली अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तनवीर ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, मेरा घर आबाद करने में अगर तुम अपना थोड़ा सा वक्त बर्बाद कर लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब प्लीज। सफदर ने हंसते हुए कहा, अच्छा भाई तुम कहते हो तो प्लीज हो जाता हूँ, वरना मेरा प्रोग्राम तो तनवीर से प्लीज प्लीज करने का था कि शायद। इमरान ने कहा, अब मैं सचमुच जा रहा हूँ। तनवीर ने गुर्रा कर कहा और वापस जाने के लिए पलट पड़ा। अपनी कार कहीं मुनासिब जगह पार्क करके मेरी कार में आ जाओ। इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा तो तनवीर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। तुम भी जाओ भाई, क्या तुम्हें दावत वलीमा का कार्ड मुझे अलग से देना पड़ेगा। इमरान ने सफदर से कहा तो वो हंसता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ अपनी कार की तरफ चला गया। वो सड़क के जिस किनारे पर मौजूद थे वहाँ टेलीफोन बूथ होने की वजह से कोई मौजूद नहीं था, वरना यकीनन इमरान की बातें सुनने के लिए कोई ना कोई जरूर रुक जाता। थोड़ी देर बाद सफदर और तनवीर वापस आ गए। सफदर इमरान की साइड वाली सीट पर बैठ गया, जबकि तनवीर पिछली सीट पर। उसके चेहरे पर बदस्तूर गुस्से की अलामत थी। इमरान उनके आने से पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। तुम दोनों के पास असला है, इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। असला? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। उनके चेहरों पर यकलक हैरत के तासुरात उभर आए थे। हाँ, मेरा मतलब है तमंचे, जिनमें से ठाई ठाई की आवाजें निकलती हैं और अच्छा भला इंसान काहे काहे फिश हो जाता है। इमरान ने फिर पटड़ी से उतरते हुए कहा तो इस बार सफदर के साथ तनवीर भी हंस पड़ा। काहे काहे फिश नहीं, टाई टाई फिश होता है। तनवीर ने फौरन उसकी असलाह करते हुए कहा, तुम्हारा होता होगा टाई टाई फिश, मेरा तो काहे काहे फिश होता है। कर लो जो करना है। इमरान ने उस अंदाज में हाथ नचाकर कहा कि सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जी हाँ इमरान साहब, हमारे पास मशीन पिस्टल और खासे फालतू मैगजीन है। सफदर ने तनवीर को दोबारा गुस्से में देखकर जल्दी से कहा, तो चलो मेरी बारात में पटाखे चलाने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने कहा और एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। टेलीफोन की घंटी बजी तो बर्नार्ड ने झपट कर मेज पर पड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के फोन सेटों में से नीले रंग के फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सिकंदर स्पीकिंग। बर्नार्ड ने अपने मखसूस लहजे में कहा, वाजिद बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से कॉस्टन की आवाज सुनाई दी, जो उसका नंबर 2 था और पाकिस्तान में वाजिद हुसैन के नाम से रह रहा था। यस वाजिद, कुछ पता चला? बर्नार्ड ने कहा। यस बॉस, मैंने उस शख्स के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। सुपर मेडिसिन का सैंपल उसी के पास है। जब वो रेस्टोरेंट में आया था तो उसने इत्तेफाकन मेरे जैसा सूट पहन रखा था। उसके कॉलर पर पिंक रोज भी था। हमारे आदमी ने उसे असल आदमी समझ लिया था। इत्तेफाकन उस शख्स ने हमारे आदमी को मेरा नाम बताया था, जिस पर हमारे आदमी ने उसे इटालियन जुबान में बताया था कि मेडिसिन का सैंपल कहाँ मौजूद है। फिर हमारे आदमी के जाते ही वो उस तरफ चला गया था जहाँ सैंपल मौजूद था। उसकी टेबल के करीब एक और शख्स बैठा था। वो इटालियन जुबान जानता था। उसने मुझे सारी बात बता दी। जब वो शख्स वापस आया तो उसने कॉलर से रोज बैच हटा दिया था। मैंने उस जगह जाकर देखा जहाँ हमारा सैंपल रखा गया था, मगर सैंपल वहाँ से गायब था। वहाँ खाली पैकिंग मौजूद थी, जिसका मतलब है कि वो शख्स सैंपल ले जा चुका है। दूसरी तरफ से वाजिद ने तफसील बताते हुए कहा, ओ, फिर तुमने उसकी तलाश के लिए क्या किया है? बर्नार्ड ने होठ चबाते हुए कहा, मैंने रेस्टोरेंट के वेटरों और इर्द गिर्द के लोगों से पूछगछ की थी। मुझे उसकी रिहाइश का पता चल गया है। मैं और मेरे साथी वही हैं। वो फिलहाल सैंपल के साथ गायब है। हम वही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगा हम उसे छाप लेंगे, वाजिद ने कहा।